हेलो गाइस, दिस इज़ द पार्ट 5 फॉर द राजस्थान मेडिकल ऑफिसर। शायद सब लोगों ने जॉब ज्वाइन कर ली है एंड डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो आई होप कि यू आर वेल सेटल्ड नाउ। देयर आर फ्यू डाउट रिगार्डिंग द ईओएल्स और स्टडी लीव और कैसे पढ़ना है, क्या करना है। रिगार्डिंग दिस इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले स्टडी वाला पार्ट लेके चलते हैं कि देयर आर फ्यू कैंडिडेट जो कि जिनकी रैंक बॉर्डर लाइन पे, उन्हें क्या करना चाहिए। आई थिंक कि जो न्यू कैंडिडेट है उनको एक बार चांस देना चाहिए अपने आप को टू इम्प्रूव, टू गेट ए गुड रैंक एंड गेट ए गुड ब्रांच। अब बात करते हैं कि सर अभी स्टडी का क्या करना है, कैसे स्टार्ट करनी है। देखो अभी जो अर्ली फेज है आप लोगों के लिए, इसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आएगी इन दी मैनेजिंग पीएचसी सीएचसी, किसका क्या फंक्शन है। तो बेटर है आप स्टार्टिंग कहाँ से करें। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएम इज़ ए गुड ऑप्शन एंड जो डर्मा के केस बहुत आते हैं, तो स्टार्ट विथ ए लॉन्ग सब्जेक्ट डर्मा एंड ए शॉर्ट सब्जेक्ट डर्मा, लॉन्ग सब्जेक्ट पीएसएम एंड शॉर्ट सब्जेक्ट डर्मा। उसके बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे ओबीजीवाई, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट आएगी ओबीजीवाई की, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे मैनेज करना है। तो ये वाली जो प्रेग्नेंट लेडीज आएगी जिनमें आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, आपको कौन सी एंटीबायोटिक प्रीफर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ये सब क्या है, ओबीजीवाई जो मॉड्यूल है उसके अंदर इजीली दिया हुआ है, वॉट एवर यू फॉलो, चाहे आप मैरो प्रेप सेरिबेलम कुछ भी लें उसके अंदर। तो आई थिंक जो इस मंथ आपको सेकंड लॉन्ग सब्जेक्ट करना है वो ओबीजीवाई लेना है, और एक ऑर्थो के बहुत सारे केस आएंगे टू रूल आउट थिंग्स कि सर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट तो नहीं है, सर आरए का पेशेंट तो नहीं है जो हम रेफर कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर द पेशेंट। तो दिस आई थिंक ये शॉर्ट सब्जेक्ट यू कैन डू इन दिस मंथ ओनली। अगस्त सितंबर के अंदर करिए इन चार सब्जेक्ट को फोकस। और जो मेरा प्रिपरेशन का फंक वे था, सिंपल है, आपको 2 GTs देने हैं एवरी 1 मंथ के अंदर। और सिंपल ये है कि 2 GT के अंदर जो फर्स्ट जीटी होएगा, इन फर्स्ट जीटी के अंदर एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। तो इस लाइक कि आप एवरी मंथ, एक मंथ के अंदर आप ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ के अंदर आपके 18 सब्जेक्ट या 19 सब्जेक्ट इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो इफ़ यू थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बाय दिस यू विल फिनिश योर कोर्स। यहाँ पे कोर्स खत्म हो जाएगा एंड यू विल रिवाइज, स्टार्ट रिवाइजिंग बाय द सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट अराइज होता है कि बॉस 5 सब्जेक्ट 5 मंथ के अंदर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ओके। रिवाइज, देखो रिवाइज जो इस वाली जो यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर एग्जाम दे रहे हैं, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अंदर रिवाइज इज दी विनिंग की है यहाँ पे। तो रिवाइज आपको हमेशा कैसे करना है कि वॉट एवर, जस्ट मान लीजिए आपने सबसे पहले आपने मान लीजिए ओबीजीवाई आपने पिक कर रखी है इस मंथ, एंड यू विल नो कि सर ओबीजीवाई के मेरे 15 चैप्टर है, वो क्या इजी लगते हैं मुझे। इजी लगते हैं मीन्स इजीली है, एक बार में याद हो जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ 5 चैप्टर है डेट विल बी हार्ड, जस्ट लाइक फॉर मी। व्हाट आर द 5 चैप्टर डेट विल बी हार्ड फॉर मी, लाइक जो गायनी के जो कैंसर वाले चैप्टर होते थे, ये जो चैप्टर होते थे वो हार्ड होते थे। तो दीज आर दी 5 चैप्टर जो कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे उस टाइम आप ट्राई करिए इनको रिवाइज करने का। यहाँ पे आपका रिवीजन शॉर्ट होगा। जैसे मान लीजिए यदि किसी ने फिजियोलॉजी उठाई है आपको, और फिजियोलॉजी के अंदर ऑल द थिंग्स आर इजी, लेकिन कुछ पार्ट है जो एक हार्ड होता है। जैसे उसके अंदर आप मान लीजिए थ्रेशोल्ड का जो मिली वोल्टेज है वो कितना रहेगा, सर न्यूरल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी का कंट्रोल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उन टॉपिक को आप नेक्स्ट 15 डेज में रिवाइज कीजिए, जब भी आप किसी अदर सब्जेक्ट के साथ में इन सब्जेक्ट को मिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन ही की है। ट्राई कीजिए कि ओबीजीवाई नेक्स्ट 15 डेज के अंदर एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए आप। एक जो फेमस है यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल का सिस्टम भी फेमस हो रहा है, यू कैन ऑल्सो डू दिस कि जब आपको लग रहा है कि आपकी ओपीडी थोड़ी हेक्टिक चल रही है, हेक्टिक मीन्स कि देर आर फ्यू टाइम्स कि आपकी ओपीडी के अंदर ज़्यादा भीड़ रहेगी, जैसे जहाँ पे ओपीडी थोड़ी हेक्टिक है वहाँ पे 8 to 12 क्या रहती है, ज़्यादा भीड़ रहती है मॉर्निंग टाइम के अंदर। जैसे जब थोड़ा विंटर टाइम होगा तो अर्ली मॉर्निंग विल बी फ्री एंड द टाइम बिटवीन 11 to 1 विल बी मोर हेक्टिक। तो यहाँ पे आपको यही इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि व्हेन द टाइम इज हेक्टिक, जब पेशेंट आ रहे हैं ऐसे कि सर एक साथ 4 to 5 पेशेंट आ रहे हैं, उसके बाद में अगले 2-3 पेशेंट आने में टाइम लग रहा है, यू कैन डू कस्टम मॉड्यूल, और कस्टम मॉड्यूल को सॉल्व कीजिए। वहाँ पे कस्टम मॉड्यूल सॉल्व के अंदर भी आपको क्या करना है, गो मतलब टुगेदर, मतलब उसके अंदर होता है कि आप एक बार कस्टम मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप सारे आंसर देख रहे हैं। दिस इज रॉन्ग वे फॉर यू एज ए मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि आपका अटेंशन नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए, कस्टम मॉड्यूल का एक इजी मतलब सेम क्वेश्चन आपको वहीं आंसर करना है, और उसका आंसर भी आपको साथ के साथ देखना है, ताकि इट मे बी पॉसिबल कि जो 15 क्वेश्चन है आपको उसमें 2 घंटे लग जाए ओपीडी के अंदर करने में,
लेकिन 50 में यदि आप 40 भी अटेंड कर रहे हैं तो उन 40 के आंसर आपको पता है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको वहाँ की वहीं पता लग जाएगा। एंड इफ़ यू डू लाइक दिस कि मैं 50 अभी कर रहा हूँ सर बॉस एंड 50 लास्ट में देख रहा हूँ, तो इट विल बी लाइक आप 2 बजे बाद थक के जाओगे, नहीं जाओगे, आप पूरे मॉड्यूल को कैंसिल कर दोगे, नेक्स्ट मॉड्यूल करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो कस्टम मॉड्यूल का ये वाला अप्रोच फॉलो करना है आपको अकॉर्डिंग टू मी, बाकी सबका अपना टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिवाइज रिवाइज इज द की। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन आपको रिवाइज करना है। सेकेंड थिंग है, जो मेडिकल ऑफिसर आप जब जहाँ पे एक नीट पीजी प्रिपरेशन या फिर एज ए मेडिकल ऑफिसर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि सर मुझे मेडिसिन मैरो से पढ़नी है, मुझे मेडिसिन सेरिबेलम से पढ़नी है, मुझे मेडिसिन कहाँ से पढ़नी है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज योर सब्जेक्ट एंड टीचर, या फिर ये है कि आपका एक प्लेटफॉर्म, चूज योर प्लेटफॉर्म कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, या आप चूज करके पहले से रखना। ऐसे नहीं है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं मेडिसिन मैरो से पढ़ूंगा, फिर मुझे लगा नहीं नहीं हेक्टिक हो रही है तो मैंने प्रेप पे चेंज कर लिया। ऐसा भी नहीं करना है कि सर मैंने हाफ प्रिपरेशन प्रेप से करी है, हाफ का मीन्स मेडिसिन के 6 चैप्टर मैंने प्रेप से कर लिए और बाकी 6 मैंने फिजियो से कर लिए। चैप्टर मीन्स इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि एक, चलो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर मैंने कार्डियो मैरो से की है, बाकी नेफ्रो मैंने प्रेप से किए, मुझे वहां से इजी लगती है, इट विल बी इजी। लेकिन ऐसा नहीं कि सर मैंने नेफ्रो के 4 चैप्टर मैरो से किए हैं और बाकी 6 चैप्टर मैंने प्रेप से किए हैं, सेरिबेलम से किए हैं। दिस इज नॉट ए गुड चॉइस। ऑलवेज चूज योर प्लेटफॉर्म एंड टीचर पहले से ही, इसमें गलती नहीं करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एंड ट्राई आप नोट्स को प्री ऑर्डर कर लें, नोट्स को प्री ऑर्डर करें, ठीक है, उनको यूज़ में लें, पेंसिल से यूज़ में लें, उनको रिवाइज करें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे स्टार मार्क लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, ताकि इट विल बी मोर ईजियर। एक जो सबसे हार्ड थिंग है आपके लिए, जिसमें आपको थोड़ा मास्टरिंग करनी पड़ेगी, वो है मेक इट कंसाइज। देखो यहाँ पे सबको डिफिकल्टी होती है कि कंसाइज कैसे करना है। देखो कंसाइज का सिंपल वे ऐसे होता है, देखो आप मान लीजिए आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, सबसे पहले आपने पढ़ा मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब आपको पता है कि सर वीबर्स मॉडल 0 से 19 होता है, सर लंग्स के अंदर इधर राइट में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, ये सब आपको पता रहता है। सर लंग्स के अंदर इसके अंदर ये नेगेटिव प्रेशर रहता है, -8 से -6.5 फ्लक्चुएट करेगा। सर जो जो भी चीज़ें आपको याद रहेगी वो आपको इस मेक इट कंसाइज वाले नोट्स में नहीं होती है। तो यदि मुझे कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए फॉर मी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैं 2 चीज़ लिखूंगा, एक तो उसका कंट्रोल, जो भी कंट्रोल है, जैसे रेस्पिरेटरी के अंदर जो नर्वस कंट्रोल है, पॉन्स मेडुला वाला, डीआरजी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाला जो कंट्रोल है, एपनिस्टिक सेंटर, ये वाले कंट्रोल उनका मैकेनिज्म, ये लिखूंगा मैं मेरी कंसाइज वाली बुक में फिजियो के लिए। और लिखूंगा कि माइनस और मतलब जो प्रेशर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट। या फिर मैं रिफ्लेक्स लिखूंगा यहाँ पे जो आते हैं, जैसे कार्डियो में रिफ्लेक्स आते हैं, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये थोड़े इजी नहीं हार्ड साइड रहते हैं एंड वी टेंड टू फॉरगेट देम इजीली। तो ये वाले पॉइंट आपको ज़्यादा इंक्लूड करने हैं जब आप कंसाइज नोटबुक बनाओ। जैसे आप मेडिसिन में जा रहे हो, मेडिसिन में यू रिमेंबर कि कार्डियोलॉजी के अंदर 0.8 का साइकिल होता है, 5 स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, यू विल रिमेंबर दीज थिंग इजीली। अब कार्डियो में जा रहे हैं तो आपको जैसे आप मेक इट लाइक मोर लाइक टेबल लाइक आपको बनाना है कि सर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ये फीचर है, इसको हमको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को कार्डियक टेम्पोनेट से डिफरेंशिएट करना है। व्हेन यू मेक द टेबल आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन पॉइंट वहीं लिखने हैं ऑलवेज। उस कंसाइज वाली कॉपी को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और मेक ए सेपरेट कॉपी फॉर द निमोनिक्स पार्ट। जहाँ भी आप कुछ भी निमोनिक बनाएंगे वो उस कॉपी के अंदर आपको इंक्लूड करना है। कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे वो आपको उस कॉपी के अंदर इंक्लूड करना है, टू फाइंड आउट ऑल थिंग्स या और शॉर्ट नोट्स, ऑल ट्रिक्स इन दी सेम सिंगल कॉपी। 10 या 20 रुपीज़ की कॉपी लीजिए, उसको ऑलवेज पॉकेट में रखिए, ऑलवेज अपने बैग में रखिए। ये मेक द कंसाइज नोटबुक एज कलरफुल एज यू कैन। इट्स लाइक नॉट लाइक कि गर्ल्स कलरफुल करती है, बॉयज कलरफुल नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, थोड़ा स्पेशियस होगा, तो यू विल रिमेंबर थिंग्स इजीली। ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। कुछ लोगों को कॉपी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा घिच घिच पिच में भी याद होता है, तो वो अपना अपना है। लेकिन मेक इट लाइक स्पेशियस होनी चाहिए कॉपी, इजीली आप कोई पॉइंट ऐड कर सकें, कोई पॉइंट रिमूव कर सके, कोई न्यू अपडेट डाल सके, उसके लिए। मैंने खुद ने मेडिसिन का एक चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, कॉर्टेक्स मेडिसिन, यू कैन गो। मैंने सारे टॉपिक मोस्टली जो रिसेंट ईयर के जो टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, अराउंड 37, एंड आई विल ट्राई कि जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स लाइक टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली थोड़ा, एंड आई थिंक आई विल बी फ्री इन दी सितंबर मंथ, तो शायद मैं वीडियो डालूँ उस पर नए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट है जो यहाँ पे कि सर ये EOL और स्टडी लीव क्या है।
देखो ईओएल एंड स्टडी लीव का सिंपल कंसेप्ट है, स्टडी लीव तो मिलेगी शायद परमानेंट, देखो ये जो मुझे पता है इतना, है ना, परमानेंट एम्प्लॉय को, और ईओएल मिलती है यहाँ पर प्रोबेशनरी ट्रेनी को। पहला डाउट क्लियर। देखो जो प्रोबेशनरी को ईओएल मिलेगी उसके अंदर सेकंड रूल क्या दिया इन्होंने इस बार से जो अपडेट है, वो अपडेट है कि यदि आप पीजी करने के बाद प्रोबेशन में जा रहे हैं, तो यदि आप आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेट, तो आपकी प्रोबेशन को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ एमओ है और 6 मंथ आपके चल गए पीजी में दिल्ली से करने, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत डाउट है लोगों के, यदि आपने पीजी दिल्ली से किया तो 6 मंथ आपके वहां से क्या होंगे, कंप्लीट होके मान लिए जाएंगे। यहाँ पे जो डाउट है सबसे बड़ा कि सर मुझे सैलरी कौन सी मिलेगी, देखो इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है सैलरी आपको कौन सी मिलेगी, दैट दैट इज मोर। मोर का मतलब जो सैलरी ज़्यादा होगी, जैसे यदि आपका स्टाइपेंड ज़्यादा है तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो मिलेगा आपको। तो आई थिंक स्टाइपेंड विल बी गिवन टू यू, वो मिलेगा, एमओ की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, प्रोबेशन के अंदर है। अब यहाँ पे है कि सर आपकी सर्विस काउंट होगी या नहीं होगी, नहीं, यहाँ पे आपके जो 3 ईयर है वो काउंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मी। देखो यहाँ पे अपडेट में कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी द डिफरेंस कि आपके 3 ईयर जो काउंट है वो नहीं होंगे, आपको कोई इंक्रीमेंट का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा यदि आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं प्रोबेशन के अंदर। लेकिन आप प्रोबेशन के बाद जब भी आएंगे तो आपको प्रोबेशन कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे क्या हो जाएंगे, परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में फिक्स हो जाएंगे। व्हेन यू कम, तो आपको क्या करेंगे बाद में, एट द लेटर स्टेज, आफ्टर 3 ईयर, अराउंड आफ्टर 3 ईयर्स डायरेक्टली आप परमानेंट पोस्टिंग में हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर परमानेंट एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। देखो परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर भी दो चीज़ें हैं, यदि ये स्टेट से कर रहा है, देखो प्रोबेशन के अंदर चाहे आप स्टेट से आउट ऑफ स्टेट जाने, तो ये वाला पॉइंट है, यदि प्रोबेशन के अंदर आप इन द स्टेट कर रहे हैं, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप प्रोबेशन के अंदर हैं बट इन द स्टेट है, इन दी स्टेट है तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोबेशन के अंदर है, स्टेट के अंदर है, तो आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, आपकी सर्विस भी काउंट होगी, ठीक है, और आप जब आएंगे तो आपको 3 एडिशनल जो बेनिफिट है पीजी के, जो इंक्रीमेंट है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल इंक्रीमेंट हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको कितने मिलेंगे, 3। अब आप ये समझेंगे बॉस ये 3 इंक्रीमेंट कौन से मिल रहे हैं जो हमें, देखो ये जो इंक्रीमेंट है ये आपको पीजी डिग्री वाले इंक्रीमेंट है, जो कि क्यों क्योंकि आप पीजी करके आए हुए हैं, तो एवरी पीजी स्टूडेंट को 3 इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देती है क्योंकि आपके पास एक डिग्री एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट मिलेंगे वो आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, 6 इंक्रीमेंट मिलेंगे। यहाँ पे आपकी सर्विस काउंट नहीं होगी प्रोबेशन के अंदर, यदि आप प्रोबेशन इन दी स्टेट करें तो आपकी सर्विस काउंट होगी। ये डाउट क्लियर आई होप। अब बात करते हैं कि सर यदि हम प्रोबेशन के अंदर नहीं है और आप परमानेंट एम्प्लॉय है, तो अब आप स्टेट से कर रहे हैं और आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। देखो यदि मान लीजिए मैं झारखंड से पीजी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक राजस्थान से पीजी कर रहा हूँ, सिंपल डिफरेंस क्या है सर, सैलरी सैलरी यहाँ पे मिलेगी आपको, सैलरी का हाफ पार्ट प्लस स्टाइपेंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल सैलरी है यहाँ पे, इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपकी टोटल सैलरी आपकी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ओके, इट कैन बी हायर। लेकिन यदि आप आउट ऑफ स्टेट वाला पॉइंट यहाँ पे, चलिए थोड़ा गलत लिख दिया, ये है आउट ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं यदि आप सर स्टेट से कर रहे हैं, देखो स्टेट से करने के अंदर ये है, राजस्थान से करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी भी क्या होगी, फिक्स होगी, सैलरी आपको वही मिलेगी जो आपकी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सर हाफ यहाँ की मिलेगी हाफ वहाँ की मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो टोटल सैलरी है, सैलरी का टोटल का मतलब कि देखो आपकी सैलरी इमेजिन कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरी ग्रॉस सैलरी मान लीजिए 1,20,000 है, और यदि आपका गवर्नमेंट स्टाइपेंड दे रही है जैसे एसएमएस के अंदर 80,000, तो जो 40,000 रेस्ट जो है ग्रॉस सैलरी का, ये पार्ट आपको क्या देगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है 50% गवर्नमेंट देगी 50%, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट बता रखा है। तो जो आपकी टोटल सैलरी है ना, जो आपकी यहाँ पे, वो टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, सेम होगी एज एमओ, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि राजस्थान में सर इंक्रीमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देखो इंक्रीमेंट वाला डाउट मुझे अभी भी है, लेकिन यदि आप राजस्थान से कर रहे हैं तो आपके इंक्रीमेंट काउंट होंगे, आउट ऑफ स्टेट आप, मुझे लगता नहीं कि इंक्रीमेंट काउंट करेंगे।
तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने वो मिल रहे हैं, प्रमोशन 3, यहाँ पे आपको 6 प्रमोशन मिलेंगे। यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी, यहाँ पे भी आपकी सैलरी सेफ रहेगी। एक जो डाउट था इंक्रीमेंट का, वो भी शायद यदि डाउट है इंक्रीमेंट का, वो क्या करूँगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एक मिनट, क्या ये डाउट है थोड़ा, इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डाउट भी पूछ लेते हैं किसी सीनियर से। डाल तो दिया है मैंने। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट डाला हुआ है सीनियर को, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। अब बात करते हैं कि बॉस ईओएल का क्या प्रोसेस है, वो वाला जो डाउट है, वो सबसे बड़ा डाउट है, जो कि पता नहीं कितने लोगों ने पूछा हुआ है। हाउ द ईओएल विल बी प्रोसेस। देखो सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट का डाउट आ रहा है एम्स के लिए एक्चुअली। तो देखो एम्स के अंदर आप देखो, जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए, आप एम्स से लीजिए, एक सिंपल मान लीजिए, आप किसी भी झारखंड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, आप झारखंड में गए, ठीक है। झारखंड में आपने क्या किया, आपने आपको यहाँ से क्या हो गया, झारखंड आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से गवर्नमेंट सीट अलॉट होने से यहाँ से आप क्या लेंगे, सबसे पहले आपने एनओसी पहले ही लगाई हुई है, जब आपको बोला गया था तब आपने एनओसी डाली हुई है। आप यहाँ से सीएल डालेंगे, ठीक है, झारखंड की वहाँ ज्वाइन देंगे, ठीक। अब ज्वाइनिंग देने के बाद में क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, कि गवर्नमेंट कब बुलाती है, या फिर आप थर्ड काउंसलिंग का वेट करेंगे। मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग में आपको झारखंड के बाद में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, इमेजिन कीजिए जैसे रांची अलॉट हो गया। अब आपके पास, क्योंकि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का तो डाउट है ही नहीं। अब आप रांची में, आपका सिलेक्शन हो गया, झारखंड से रांची, आपको थर्ड काउंसलिंग में झारखंड की रांची की रेडियो सीट मिल गई, इमेजिन कीजिए थर्ड काउंसलिंग के अंदर। तो आप झांसी के रांची के रेडियो सीट के अंदर थर्ड काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, यहाँ पे सिंपल। यहाँ से गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, आपको आपको सीधा क्या करेगी, खुद को जाना है वहाँ से, यहाँ से सीएल अप्लाई करेंगे, आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर आपको कहाँ आना है, आके कहाँ देना है, अपने सी एमओआईसी को देना है, एमओआईसी को देना है, या फिर अपने जो भी आपका जो भी लेवल पे है, बीसीएमओ है, एमओआईसी या बीसीएमओ जो भी लगता है, वहां से लेटर देना है कि इस व्यक्ति का यहाँ पे, सर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल। ओके, जो डाउट था कि इंक्रीमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये डाउट क्लियर है। यदि आप आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे भी इंक्रीमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये वाला डाउट था कि सैलरी इंक्रीमेंट दोनों को मिलेंगे, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा यदि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो। ये वाला डाउट था, ये क्लियर कर दिया बॉस ने, मैंने मैसेज ड्रॉप किया था, उन्होंने कहा कि हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो डाउट आ रहा है, देखो वो डाउट क्या है, जैसे ही आपको यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जैसे ही आपको यहाँ से रेडियो से क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यहाँ से इस ज्वाइनिंग लेटर को आप क्या करेंगे, अपने कहाँ से भेजेंगे, अपने सी फॉरवर्ड करेंगे, सीएम से फॉरवर्ड करवाएंगे, या फिर इस ज्वाइनिंग लेटर को सीधा जाके आप क्या कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर में भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे है ये वाला, ज्वाइनिंग करेंगे आप, सबसे पहले आप जाएंगे क्या, यहाँ से जाएंगे कि मेरे को ये कॉलेज है, ये सीट अलॉट हो गई है सर, मुझे वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग देनी है, ठीक है, परमानेंट वहाँ पे ड्यूटी करनी है। तो आप क्या करेंगे, अपने सीएमएचओ को या जो भी आपका एमओआईसी है, उसको लेटर लिखेंगे, ये लेटर आप क्या करेंगे, उससे डायरेक्टेड फॉरवर्ड करवाएंगे, या आप खुद एमओआईसी से फॉरवर्ड करवा के खुद आप डायरेक्टेड जाएंगे
डायरेक्ट 5 to 10 या 5 to 15 डेज में, ऑलमोस्ट अराउंड 2 वीक में एक रिलीविंग लेटर निकालेगा यहाँ से। रिलीविंग लेटर क्या बोलेगा कि इस कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए रिलीव किया जाता है। जैसे डॉक्टर राहुल के लिए निकाला था रिसेंटली, आपने देखा होगा। रिलीव करेंगे, रिलीव करके आप क्या करेंगे, जाके ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, रेडियो की सीट को। अब जब आपको यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपने सीट ज्वाइन कर ली है, इन सब के बाद ठीक है, यहाँ तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आप अलॉटमेंट के बेसिस पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो क्या है, आपका अलॉटमेंट लेटर भी काम कर जाएगा। लेकिन आप परमानेंट यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे, देखो सिंपल, कंफ्यूजन हो रहा है, वापस समझा देता हूँ एक बार वापस, लेट्स मेक इट क्लियर। कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा, झारखंड में आपको थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ से आपको क्या हो गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। ज्वाइनिंग लेटर क्या करेंगे आप, MOIC से फॉरवर्ड करवाएंगे, किसको, CMHO को। CMHO से कहाँ जाएगा सर, डायरेक्टर में जाएगा। डायरेक्टर आपको क्या देगा, एक रिलीविंग लेटर देगा। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट लेटर के बेस पे। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं, अलॉटमेंट लेटर है यहाँ पे, ये है अलॉटमेंट लेटर के बेस पे, जो कि NBMS निकाल देगा। अब रिलीविंग लेटर, आपको रिलीविंग लेटर डायरेक्टरेट निकालेगा, आप रिलीव कर देंगे, आपको CMHO रिलीव कर देगा इस लेटर के बेस पे। CMHO BCMO को देगा, MOIC को देगा, ये उसका है, उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा। जब रिलीव करके आपने जो झांसी है, जो भी झारखंड है, या जो भी रांची है, इसकी जो भी आपने रेडियो की सीट पिक करी, जब रेडियो की सीट पिक कर लेंगे तो ये आपको एक जॉइनिंग लेटर देंगे कि उक्त विद्यार्थी ने मेरे अंडर में कार्य ग्रहण कर लिया है। इस ज्वाइनिंग लेटर को 1 या 2 मंथ बाद, 1 और 2 मंथ बाद आप वापिस आएंगे, इस ज्वाइनिंग लेटर को लेके आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्टेड जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी अलॉटमेंट लेटर प्लस ज्वाइनिंग लेटर, इन सबको लेके आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्टेड जाएंगे। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, EOL की एप्लीकेशन लिखेंगे, बॉन्ड फिल करेंगे, वो सारा काम करके आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट में जाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस क्या है कि पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, कहाँ पे, वहाँ पे। तो सिंपल मतलब क्या है कि आपकी जहाँ भी पोस्टेड हो वहाँ पे एप्लीकेशन देके अलॉटमेंट लेटर दो उनको, और इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग देके वापस आ जाओ। जब आपका फाइनल कॉलेज हो जाए तब फाइनल अलॉटमेंट लेटर एप्लीकेशन अपनी CSC पे दो, फिर वहाँ से CMHO को फॉरवर्ड करो और जयपुर सबमिट करके आ जाओ। जयपुर सबमिट जब करके आ जाओगे आप, 7 से 10 दिन में रिलीविंग ऑर्डर निकाल देंगे। रिलीविंग होने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, EOL के लिए अप्लाई करना है। EOL के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इस ज्वाइनिंग लेटर को लेके जाओगे आप। ठीक है, पहले अलॉटमेंट लेटर था, फिर आप ज्वाइनिंग है, इस ज्वाइनिंग लेटर को रेडियो वाले झांसी मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इस ज्वाइनिंग लेटर को बॉन्ड वॉन्ड के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एक EOL बॉन्ड फॉर्मेट का एक है यहाँ पे, तो क्लियर रिस्ट्रिक्शन फॉर द पीरियड, एक बॉन्ड का एक डॉक्यूमेंट है, वो दिया हुआ है ना। इसके अंदर क्या क्या है कि पूरी चेकलिस्ट चाहिए होती है, और बॉन्ड हर इसके लिए है। जैसे क्या क्या चाहिए कि मूल निर्धारित चेकलिस्ट, जो कि चेकलिस्ट है, मूल अवकाश का आवेदन पत्र, जो भी आपने अवकाश दी है, सेवा नियम अनुसार बॉन्ड राशि 80 लाख रुपए। ठीक है, आपकी जो वेतन श्रृंखला है उसकी आदेश की प्रतिलिपि, स्वीकृत वेतन श्रृंखला है, परमानेंट है तो परमानेंट, परमानेंट नहीं तो प्रोबेशनर की जो प्रति लग रही वो, आपका जो कार्य मुक्ति का जो रिलीविंग का ऑर्डर है वो, और मेडिकल कॉलेज में आपने जो कार्य ग्रहण की उसकी प्रतिलिपि, ये क्या लगेगा आपके, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको डायरेक्टेड करेगा, EOL सैंक्शन कर देगा। तो ये 2 से 3 मंथ बाद का प्रोसेस है, जो आपको अभी हरीनेस नहीं करनी, जो बार बार आप डाउट पूछ रहे हैं कि बॉस EOL अभी सैंक्शन करवानी है सर, बॉस EOL, तो ये मैसेज नहीं करना है मुझे अब रिगार्डिंग द EOL। मैं वापस समझा रहा हूँ एक बार, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर जब फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बेस पे आपको फॉरवर्ड करवाना है अपने MOIC या BCMO से, जो भी आपकी PSC तो BCMO से, PMO तो PMO से, CMHO को, PMO है तो PMO सीधा यहाँ फॉरवर्ड करेगा, कहाँ पे, डायरेक्ट हेल्थ से। आप ऑनलाइन भिजवाना है, आप खुद फॉरवर्ड कॉपी डायरेक्टेड मेल के जाइए, वहाँ पे सबमिट करवाइए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वो आपको रिलीव करेंगे, ऑनलाइन लेटर आएगा, जैसे आप रिलीव होंगे, रिलीव लेटर के बाद अपना ज्वाइन करेंगे आराम से, 2-3 मंथ बाद फ्री, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे फ्री हो जाइए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे आपको, जैसे वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप 2-3 मंथ बाद जब यहाँ पे स्टेट में आएंगे, ज्वाइनिंग लेटर जो भी डॉक्यूमेंट है, 80 लाख का बॉन्ड, जो भी आपका परमानेंट है तो आपकी जो नियमित श्रृंखला है, नियमित जो आपकी वेतन श्रृंखला है उसका आदेश, आपकी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम की जो प्रतिलिपि है, जो आपने मूल आवेदन पत्र दिया हुआ है, जो भी PL VL CL जो भी भरी हुई है, जो सबका है, इन सबको लेके एक चेकलिस्ट देंगे, उन चेकलिस्ट को कंप्लीट करके आपको EOL के लिए अप्लाई करना है डायरेक्ट में, एंड दे विल गिव यू EOL। सिंपल एंड ईजी है यहाँ पे। आई होप सारी डाउट आपको क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू, कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग दी एमो राजस्थान ग्रुप, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। बिल्कुल
दम लगा के पढ़ना है, जोर लगा के पढ़ना है, इधर की बीचिंग इधर नहीं, उधर की बीचिंग इधर नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता हूँ आपको कि बॉस एएनएम ये कर रही है, एएनएम वो कर रही है, बॉडी ऐसे आ रही है, पोस्टमार्टम में ऐसा हो रहा है। देखो, यदि आपको लग रहा है पोस्टमार्टम के अंदर कुछ भी इशू है, काइंडली सेंड दी सैंपल फॉर दी एफएसएल लैब। सेकंड पॉइंट है एएनएम, आशा कुछ भी कहे, आपको अपने पॉइंट क्लियर रखने। देखो, यदि कोई भी बीसीएमओ आएगा, सीएमएचओ विजिट पे आएगा, तो दे विल नॉट से कि सर मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा फार्मासिस्ट मेरी बात नहीं मान रहा है सर, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव द लेटर ऑफिशियली कि नहीं मान रहा है, तो देखो ऑफिशियल लेटर, सर सर मैंने लेटर दिया था वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको फिर भी थोड़ा अफर्मेशन चाहिए कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, एक डायरी या एक पेज बना लीजिए, उसमें लेटर लगाइए, लेटर को स्टेपल कीजिए और नीचे साइन करवा लीजिए सबके रिसीविंग कि ये प्रति सबके पास पहुंच गई। जैसे ऑनलाइन के लिए मना भी कर सकता है कि सर आपने ग्रुप में डाला था, मैंने पढ़ा नहीं है। तो जैसे आप लेटर निकाले, जैसे आपने मान लीजिए एक लेटर निकाला थी, कब से, कल से संबंधित पीएचसी चोरू के अंदर, फागी पीएचसी चोरू के अंदर संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह वक्त पर पहुंचे। और गर्मियों का वक्त जो भी ग्रीष्मकालीन जो भी अभी जो वक्त चल रहा है, 8 से 8 बजे पहुंचे यदि आप कुछ पहुंचे, अन्यथा आपके विरुद्ध जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस लेटर को आप इंडिविजुअल एक एक बंदे के पास पहुंचाइए, आपका जो भी पीओन है उसके थ्रू, उससे नीचे साइन लीजिए, उनसे डेट लिखवाइए कि हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने लेटर पढ़ लिया है, यदि आप गलती करेंगे तो वो खुद डिफॉल्ट में होंगे, आप डिफॉल्ट में नहीं जाएंगे। अब ये हमेशा अपने आप को सेव करना है, आपकी जॉब आपके हाथ में है, इसको दूसरे के हाथ में नहीं देना है। कोई भी एएनएम आशा यदि कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, ज़्यादा ही बोल रही है, तो आप लेटर से बात कीजिए, आपको अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से तू तड़ाके से बदतमीजी से बात नहीं करनी है। ऑलवेज इट्स लाइक कि गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट वाली बात है, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि आपकी रेस्पेक्ट मिस हो रही है, यू आर द मेडिकल ऑफिसर, यू आर द इंचार्ज, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लेटर दे के पूछा जाएगा, एएनएम आशा से नहीं पूछा जाएगा। सिंपल। रेस्ट है जिनको तैयारी करनी है, बिल्कुल कीप फॉलोइंग दी पैटर्न, फिक्स करके पढ़ना है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जिसको मस्ती करनी है वो मस्ती वाला जाने, वो अपना अपना है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू वांट to गेट ए गुड ब्रांच, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, थैंक यू, कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग द एमओ राजस्थान ग्रुप, एंड फॉर मोर अपडेट्स बी ऑन माई टेलीग्राम चैनल।